साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करूंगा। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है 26/11/2024 का। शांतनु बनर्जी बनाम ईडी के नाम से जो है ये फैसला है। इस केस में बेसिकली डिस्कस किए गए प्रिंसिपल रिगार्डिंग बेल इन द ईडी केसेस, और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए जब हम कंटेस्ट कर रहे हैं एक पीएमएलए केस को या ऐसे किसी केस को जिसमें ईडी इन्वॉल्व है। तो क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है ये सब स्टेप बाय स्टेप जो है अपने को नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। साथियों, एक व्यक्ति है, उसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होती है धारा 7, 7A, धारा 8 पीसी एक्ट के तहत। इसके अलावा सेक्शन 420, 467, 468, 471, धारा 34 आईपीसी के भी लगा दिए जाते हैं। साथियों, मामला इस तरह से है कि कोई एग्जामिनेशन या कोई टेस्ट था जिसका नाम था TET, जो कि कराया था ऑर्गेनाइज वेस्ट बंगाल एजुकेशन बोर्ड ने। पर ये आरोप था आरोपियों पे कि उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी और इनलीगल अपॉइंटमेंट के कॉन्सिक्वेंटल में जो लोग टोटली इनएलिजिबल थे उनकी अपॉइंटमेंट को जो है सिक्योर किया गया और इनसे भारी भरकम जो है पैसा लिया गया और इस राशि को नाम दिया गया ब्राइब अमाउंट एंड अनड्यू एडवांटेज, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय देम डेलिबरेटली इंडिकेटिंग देयर मेंसरिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोसेस के जरिए जो एक भारी भरकम राशि थी इन लोगों ने प्राप्त करके जो लोग इनएलिजिबल थे उनको गलत फायदा जो है पहुंचाया। सीबीआई ने केस को रजिस्टर्ड करा। उसके बाद ये केस जो है टेकअप कर लिया ईडी ने। उन्होंने एक दर्ज करी ECIR और अल्टीमेटली कंप्लेंट जो है फाइल्ड करी बिफोर द कंसर्न कोर्ट अंडर सेक्शन 44, 45 ऑफ PML एक्ट, और उसमें 8 व्यक्तियों के नाम जो है ऐड कर दिए। सेकेंड कंप्लेंट मीन सप्लीमेंट्री कंप्लेंट जो है फिर फाइल हुई, उसमें 6 लोगों के नाम ऐड कर दिए। सर्च जो है कंडक्ट हुआ इन द प्रेमाइसिस ऑफ द अक्यूज पर्सनस और फाइनली इनको अरेस्ट कर लिया गया था। जो कंसर्न पिटिशनर है इसका नाम आया थर्ड कंप्लेंट में। इसके बाद फोर्थ कंप्लेंट में जो है फाइल हो गई और 5वीं कंप्लेंट जो है फाइल्ड होनी थी। साथियों, इन द मीन वाइल जो शेड्यूल ऑफेंस है उसमें भी जो है चार्जशीट पेश कर दी गई। अब आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि PMLA में यदि किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करना है तो सबसे पहले यह साक्ष्य फाइल पे होनी चाहिए कि ही हैज़ कमिटेड द शेड्यूल ऑफेंस। अगर शेड्यूल ऑफेंस कमिट नहीं करा है तो PMLA एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके ग्राउंड्स क्या थे? पहला ग्राउंड ये था कि अक्यूज जो है लंबे टाइम से कस्टडी में। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है किसी भी बेल को प्लीड करने का, और अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। प्रोसिक्यूशन के पार्ट में केस जो है लटका हुआ है एंड अल्टीमेटली इन्होंने कोर्ट को ये ध्यान दिलाया कि अक्यूज इज हैविंग द राइट टू गेट अ स्पीडी ट्रायल विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये प्रिंसिपल रिट्रीव किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ मनीष सिसोदिया कि भले ही धारा 45 PML एक्ट का बार है, पर अगर अक्यूज के संवैधानिक अधिकार अफेक्ट हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जबरन अफेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जो है इंटरवीन कर सकता है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंडलेस दिखाई दे रही थी क्योंकि लगातार जो है जांचें और भी हो रही थी, कंप्लेंट फाइल और भी हो रही थी। तो जहां प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एंडलेस है तो वहां भी हमको फ़ायदा मिलेगा। पर यूजुअली आपको प्लीड क्या करना चाहिए कि नो इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग कंसर्निंग द अक्यूज्ड। उससे ना कोई रिकवरी होनी है ना कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। एवरीथिंग हैड बीन अकर्ड इन द ड्यू कोर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज टू बी इंटरोगेटेड फ्रॉम द कंसर्न अक्यूज्ड। तीसरी बात है कि नंबर ऑफ विटनेसेस और उनके जो बयानात फाइल पर हैं वो और डॉक्यूमेंट्स फाइल पर हैं वो, मींस एविडेंसेस की क्वांटिटी भी जो है एक फैक्टर बनती है इन मामलों में बेल देने की या रिजेक्ट करने की। चौथी बात ये थी कि अक्यूज्ड को किसी भी रूप में फर्स्ट इंस्टेंस में शेड्यूल ऑफेंस में जो है इम्प्लीकेट नहीं किया गया। जब बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हुई तो वहाँ पर इसका नाम जो है ऐड किया गया ताकि ईडी जो है इसको इजीली मुलजिम बना सके। इनका कहना यह था कि इन्वेस्टिगेशन जो है गोइंग ऑन है, जो मैंने आपको बताया भी है। फोर्थ कंप्लेंट जो है फाइल हो गई है और फिफ्थ कंप्लेंट जो है अभी फाइल्ड होनी है। और फोर्थ कंप्लेंट जो फाइल हुई थी उसमें यह आरोप था कि कोई व्यक्ति है मिस्टर सुजॉय, यहाँ पर कैरेक्टर नंबर 1 उसको हम कहेंगे, जिसने 40 लाख रुपए जो है पिटिशनर को दिए टू परचेज अ फ्लैट इन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक पहला इंस्टेंस है कि जहाँ पर बेनिफिट बचाने के लिए कोई आपको पैसा दिया गया और अल्टीमेटली उससे अपने प्रीमाइसिस या प्रॉपर्टी जो है परचेज कर ली। अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है क्योंकि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो सोर्स ऑफ मनी है उसका कोई जस्टिफिकेशन कंसर्न आरोपी के पास में नहीं है। इस केस के अंदर कोई व्यक्ति है मिस्टर ओम, जिसको हम लेंगे कैरेक्टर नंबर 2। इसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए सेक्शन 50 PML एक्ट के अंदर। इन्होंने स्पेसिफिक किया कि मोर देन 90 करोड़ हैड बीन गिवन टू मिस्टर कुंतल घोष
एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पिटिशनर, ताकि कंसर्न व्यक्तियों का इनलीगल अपॉइंटमेंट हो सके, खासकर उन व्यक्तियों का जो इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। और कुंतल घोष ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसने 1 करोड़ से अधिक रुपया जो है पिटिशनर को दिया है ताकि अबव मेंशन्ड पर्पस जो है रिजॉल्व हो सके। और उनका ये भी कहना है कि तपास कुमार के जरिए जो है ये वर्कआउट हुआ था और उसके मार्फत जो है ये पैसा पहुंचाया गया। तो साथियों, कुल मिला के एक मनी ट्रायल है, ये मानना था ईडी का, जिस कारण इन सब व्यक्तियों को इन्वॉल्व कर लिया गया। बट ऐसा दिखता है कि कोई एविडेंस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट कंसर्न व्यक्तियों को आरोपित किया गया है जो विधि की मंशा नहीं है। ऐसा लगता है कि सेक्शन 50 PML एक्ट का जो है यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। अगर आप NDPS कानून से वाकिफ़ हैं तो सेक्शन 67 NDPS एक्ट का जो ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे केस खड़ा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर अप्लाई होती है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर आप केस खड़ा कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अफेक्ट द राइट ऑफ द कंसर्न अक्यूज, बिकॉज अक्यूज को राइट है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान के तहत, और सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर इसके बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि डरा कर धमका के साक्ष्य ली जाती है और स्टेटमेंट के नाम पर कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है धारा 50 PML एक्ट के अंदर। साथियों का कहना कि जो मीटिंग्स हो रही थी बार बार, उसके 2 ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहली बात, इनलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट करना उन व्यक्तियों का या बच्चों का जो टोटली एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कंसर्न प्राइमरी टीचर हैं उनको रेगुलराइज करना। साथियों, कंसर्न ईडी का कहना यह था कि जो कंसर्न व्यक्ति है ये बेसिकली एम्प्लॉय है इंस्टीट्यूशन में, तनख्वाह बहुत कम है और जो प्रॉपर्टीज़ आई है इसके हाथ में उसका कोई भी सोर्स और ऑथेंटिकेशन नहीं है। और इसके अलावा जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो असेस्ड हैं ये मैच नहीं करती है इनकी इनकम प्रोफाइल से। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी आप खरीद रहे हो असेस्ट आपके पास में है, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये माना जाएगा भाई ये आउटपुट है ब्लैक मनी का, एक ऐसी मनी जो कि टैक्स रेंज में नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। इनका कहना यह है कि कुल मिला के एक बड़ी मात्रा में जो है मनी ट्रायल हुआ, जिस पर विपक्षी पक्ष ने मीन्स पिटिशनर के एडवोकेट ने आपत्ति रखी कि यद्यपि ये प्रकरण है कि इनके पास जो असेस्ट है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एंगेज है मनी ट्रायल में। इनका कहना यह था कि हम कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं है। इसके अलावा ये भी पॉइंट रखा अक्यूज ने कि फाइल पर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो मुझे कनेक्ट कर सके क्राइम से। मेरे खिलाफ कोई भी एलिगेशंस नहीं थे इंसेप्शन पे, बाद में एलिगेशंस में जो है वृद्धि की गई है। इट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट इन द एलिगेशंस। एंटायर स्टेटमेंट जो है को अक्यूज के उसको बनाया गया बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है उस पर रिलाई किया गया। विजय मंडल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 9 to 9। इसमें स्पष्ट किया गया कि ऑफेंस जो भी हुआ है PML एक्ट के तहत उसका बेसिस क्या है? इनलीगल गेन, जिसको हम कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम। जब भी हम मैटर कर रहे हैं एडजुडिकेट, वी कैन नॉट डिटरमिन कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। हमें केवल ये देखना है कि जो फैक्ट बताए हैं ईडी ने और जो फैक्ट बताए हैं आरोपी ने, उससे प्रथम दृष्टया मामला इम्प्लीकेशन का दिखाई देता है या नहीं देता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमको रिलीज करना पड़ेगा बेल पे, और अगर मामला है बट ऐसे सबूत या ऐसे फैक्ट पेश करता है अक्यूज कि वहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम उसको बेल दे सकते हैं। ऑल डिपेंड अपॉन द मेंस रिया प्रूव्ड और नॉट, क्योंकि धारा 45 का टेस्ट जो है वो ये कहता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है नहीं हुआ है। इससे अभिप्राय ये नहीं है कि हम फाइनल फाइंडिंग दे देंगे, इससे अभिप्राय ये है कि मेंस रिया को आपको चेक करना है। इसके अलावा एक जजमेंट है प्रशांता कुमार बनाम आशीष के नाम से, जजमेंट है 2010 वॉल्यूम 14 SCC पेज 496। इसमें स्पष्ट है कि नेचर क्या है उसको देखिए, जो कन्विक्शन अगर आरोपी को होता है, पनिशमेंट है, उसका क्या सीवियरनेस है उसको देखिए, चांस क्या एब्सकॉन्डिंग की उसको देखिए, पोजीशन क्या अक्यूज की मींस वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है या नहीं है, या लाइक्लीहुड क्या है टू कमिट द ऑफेंस अगेन, और एप्रीहेंशन क्या है टू इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फाइंड आउट कर रहे हैं मेंस रिया तो अपरेंटली केस को देखना है, हमें डेट पर नहीं जाना है। इसके अलावा धारा 24 PML एक्ट में प्रिजम्पशन है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा काउंट्री बर्डन जो है शोल्डर्स पे अक्यूज के। द कंसर्न ईडी हैज़ टू प्रूव द फाउंडेशनल फैक्ट। जब तक फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव नहीं है तब तक किसी भी रूप में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता और उसे आरोपित नहीं माना जा सकता। तो बेसिस क्या है प्रोसिक्यूशन के? या तो ऐसे विटनेस या साक्ष्य जो इंडिपेंडेंट है, या ऐसे विटनेस या साक्ष्य जो डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट साक्ष्य भी एक कंप्लीट सरकमफेरेंस क्रिएट करने चाहिए
चेन जो है पूर्ण होनी चाहिए। अगर चेन पूर्ण नहीं है, चेन फ्रैक्चर्ड है, तो वहाँ डेफिनेटली जो है फ़ायदा मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ बेसिस टू कंप्लीट द चेन। एक ऐसा केस जहाँ प्रोसिक्यूशन खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा है और अपेक्षा कर रहा है डिफेंस से कि वो डिफेंड करे एक कमजोर प्रोसिक्यूशन को, धारा 50 पीएमएल एक्ट को किसी भी रूप में एज ए टूल यूज़ नहीं किया जा सकता। साथियों, इसके अलावा स्पिरिट ट्रायल के बिंदु पर भी जो है जोर दिया गया और अल्टीमेटली इस पॉइंट को जो है तय किया गया अक्यूज के फेवर में और उसको बेल का जो है लाभ दिया गया। तो ये जो फैसला है हमें सिखाता है महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, अगर आप बेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो पीरियड ऑफ कस्टडी, दूसरी बात पोजीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरी बात कितने गवाह रिकॉर्ड पर हैं उस पर, चौथी बात है कि शेड्यूल ऑफेंस की पोजीशन क्या है, और इसके अलावा कब से आप जेल में हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जोर देना आर्टिकल 21 पे, सेक्शन 24 पे आपको जोर देना पड़ेगा, सेक्शन 50 पे जोर देना पड़ेगा। इसके अलावा मेंसिलिया के पॉइंट पर जो विजय मंडल का मामला है उस पर कितना रिलाई करा है प्रोसिक्यूशन ने, और जो टेस्ट उसमें लिखा हुआ है उसमें कितना खरा उतरा है प्रोसिक्यूशन, वो जो है देखना होगा। और इस तरह से हमें केस को जो है ड्राफ्ट करना होगा और जो रिमेनिंग कंडीशंस हैं उस सिनेरियो में हमें रिलाई करना होगा सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 BNSS के ऊपर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि आप कोर्ट समझ रही हैं कि हम अक्यूज के राइट्स को अफेक्ट क्यों करें, सिर्फ इसलिए कि ऑफेंस जो है पीएमएलए का ऑफेंस इवन दो इज ऑफ सीरियस इनेक्टमेंट, ऑफेंस सीरियस इनेक्टमेंट के तहत है, किसी विशिष्ट इनेक्टमेंट के तहत है होगा, बट प्रोसिक्यूशन को अपना केस स्टैंड बाय करना पड़ेगा और ऐसा केस जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अगर डिफेंस ऐसे फैक्ट्स को रखता है कि जहां पर डाउट क्रिएट हो रहा है तो वहां पर बेल का लाभ जो है डिफेंस इजीली ले जाएगा और सेक्शन 45 पीएमएल एक्ट का जो टेस्ट है वो वहां पर डिसॉल्व हो जाता है दो पैरामीटर्स में, कि जहां ऐसा मामला रखा गया है जो आराम से झूठा है या केस जो है फ्रैक्चर्ड है, चेन कंप्लीट नहीं हो पाई, या इसके अलावा ट्रायल में जो है दे रही है। तो ये सब फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं धारा 45 पीएमएल एक्ट को। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक हमें क्लियर हुआ कि अगर मामला है पीएमएल एक्ट के तहत और शेड्यूल ऑफेंस में जो है चार्जशीटेड है और बेल को हम आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हमें किन किन बिंदुओं को जो है ध्यान में रखना होगा और किस तरह से हमें धारा 45 पीएमएल एक्ट को जो है हिट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।